हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। और पिछले वीडियो में अपन ने देखा था अभिलेख। आज पढ़ेंगे ताम्र पत्र कॉपर प्लेट्स। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। मेरे बारे में आप और अधिक जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ताम्रपत्र। पूछा जाता है कि ताम्रपत्र का विषय क्या है या ताम्रपत्र किस विषय से जुड़े होते हैं। तो ताम्रपत्र भूमिदान से जुड़े होते हैं। क्या होता है ताम्रपत्र, कब लगाया जाता है, किनके द्वारा ताम्रपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कि जब किसी शासक द्वारा अपने सामंत, अधिकारी, ब्राह्मण, भिक्षु को जब भूमिदान दिया जाता था तो सनद के रूप में उसका उल्लेख ताम्रपत्र में कर दिया जाता था। क्या होता था कि जब कोई भी शासक अपने अधीनस्थ सामंत, अधिकारी या अपने क्षेत्र के किसी ब्राह्मण, भिक्षु को भूमिदान देता था तो उसकी सनद के रूप में उसको याद रखने के लिए उसका उल्लेख ताम्रपत्र पर कर दिया जाता था। और जो भूमि दान दी जाती थी वो भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। यानी जितने भी कर वहां लगते थे उन सभी करों से वो रहित होती थी, मुक्त होती थी। उस भूमि पर कोई भी कर नहीं लिया जाता था। उस ताम्रपत्र पर अनुदान देने वाले, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान का क्या कारण है उसका उल्लेख किया जाता था। जो भूमि दान दी गई उसका विवरण, दान कब दिया गया उसका समय, किस राजा ने दान दिया उसका तथा उसके वंश क्रम का वर्णन, भूमि मापन की इकाइयां, भूमि की किस्म, उसमें होने वाली फसलों का विवरण, उस समय की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जानकारी आदि की तत्कालीन जानकारियां हमें मिल जाती हैं। यानी कि जो ताम्रपत्र होता है उस ताम्रपत्र पर शासक द्वारा जो भूमिदान दिया जाता था उस भूमिदान को वर्णन लिखा जाता था। देने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, उस समय के शासक का वंशक्रम, जो भूमि दी गई उसकी विवरण, कब दी गई वो समय, उस समय की जो भूमि मापन की इकाइयां हैं उनका वर्णन, उस भूमि की क्या किस्म है, उस समय कौन कौन सी फसलें हैं, उन सब का वर्णन किया जाता था उन ताम्रपत्रों पर। अब क्या है ताम्रपत्र? जो ताम्रपत्र लिखे जाते थे उनकी जो भाषा थी, प्रारंभ में संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। और जैसे जैसे स्थानीय भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा वैसे वैसे महाजनी लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। ताम्रपत्र का जो आकार होता था वो 8 इंच गुणा 6 इंच या 12 इंच गुणा 8 इंच होता था। भूमि की जो नाप थी उस समय वो हल, बीघा या बांस होती थी। हल का मतलब क्या है? एक हल बराबर होता है 50 बीघा और एक बीघा में 25 से 40 बांस होते हैं। भूमि की उस समय की कौन कौन सी किस्में हैं? पीवल, मगरो, पड़त, तलाई, गलतहास, चरणोत, राखड़, वीडो, काकड़, गोरमो आदि किस्में उस समय प्रचलित थी। उस समय कौन कौन सी फसलें होती थी? ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है उस समय जो फसलें होती थी उनके दो प्रकार थे, सियालू और उनालू। सियालू को रबी की फसल भी कहा जाता है और उनालू को खरीफ की फसल कहा जाता है। ताम्रपत्र जो लिखा जाता था
उस ताम्रपत्र पर सबसे पहले काली शाही से उस समय का जो प्रमाणित लेखक होता था, जो कि एक विशेष अधिकारी होता था शासक का, वो इबारत लिख देता था। यानी क्या लिखना होता है, वो उस समय का एक विशेष अधिकारी जो प्रमाणित लेखक होता था, वो काली शाही से लिख देता था, फिर उसको दस्तकार उत्कीर्ण कर देता था। तो ये थे ताम्रपत्र की कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी, आकार क्या होता है, भूमि की कौन कौन सी नाप उस समय प्रचलित थी, भूमि की कौन कौन सी किस्में उस समय प्रचलित थी, फसल कौन कौन से प्रकार की उगाई जाती थी, कौन उत्कीर्ण करता था, ये सभी जानकारियां हमें ताम्रपत्र से प्राप्त होती हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां तक कि पटवारी की परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान देकर इनको याद करना है। राजस्थान पुलिस पटवारी से लेकर स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरएस तक यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला दान पत्र है धुलेव का दान पत्र। धुलेव का जो दान पत्र है वो 679 ईस्वी का है। इसमें क्या वर्णन मिलता है हमको कि किष्किंधा कल्याणपुर के महाराज भेटी ने महाराज बपदत्ती के श्रेयार्थ तथा उनके धर्मार्थ उब्रक नामक गांव भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को अनुदान किया था। ये जानकारी प्राप्त होती है धुलेव के दान पत्र से। इस दान पत्र का जो समय अंकित है उसमें क्या लिखा है कि इसका समय 23वां वर्ष या हर्ष संवत है। इस संवत को अश्वाभुज संवत कहा गया है। यानी अश्वाभुज संवत की जानकारी हमें कौन से ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, वो है धुलेव का दान पत्र 679 ईस्वी का। कौन से शासक का है? महाराज भेटी द्वारा दान दिया गया भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को। कौन सा गांव दान दिया? उब्रक नामक गांव। दान देने का वर्णन प्राप्त होता है धुलेव के दान पत्र से। दूसरा है मथन देव का दान पत्र। यह है 959 ईस्वी या विक्रम संवत 1016 का। इसमें समस्त राजपुरुष एवं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष देवालय के निमित्त भूमि दान की व्यवस्था अंकित है। कौन से दान पत्र में? मथन देव के दान पत्र में, सॉरी मथन देव के ताम्र पत्र में। तीसरा है ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र। और यहां से पटवारी 2015 और जेईएन की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को कुषाणों की यूएची जाति का किसने माना है? वो किसने माना था? कनिंघम ने। और याद होगा आपको कनिंघम कौन था? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाला था कनिंघम। तो देखो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी का है। इस ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों की यूएची जाति का माना है। यह प्रश्न पूछा गया है। इसी ताम्रपत्र में गुर्जर कबीला का सप्त सैंधव भारत से गंगा कावेरी तक के अभियान का वर्णन भी हमें मिलता है। अगला है वीरपुर का दान पत्र। यह 1185 ईस्वी या विक्रम संवत 1242 ईस्वी का दान पत्र है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? इस दान पत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जय समुद्र के निकट यह वीरपुर गांव से प्राप्त हुआ। वीरपुर कहां से प्राप्त हुआ ताम्रपत्र? जय समुद्र के निकट एक गांव है वीरपुर, वहां से इस दान पत्र को प्राप्त किया गया। क्या लिखा है इसमें कि गुजरात वालों ने
सामंत सिंह से वागड़ का राज्य छीनकर गुहिल वंशीय विजयपाल या उसके पुत्र अमृतपाल को दे दिया। अमृतपाल देव के सूर्य पर्व पर भूमि दान देने का भी इस दान पत्र में उल्लेख है और इस दान पत्र में गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा भीमदेव का उल्लेख है। तो पूछा जा सकता है कि अमृतपाल देव के सूर्य पर्व पर भूमि देने का उल्लेख किस दान पत्र या ताम्र पत्र से जानकारी अपन को प्राप्त होती है, तो वो है वीरपुर का दान पत्र। इस वीरपुर के दान पत्र में कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो पहला है अरघट, जिसको कहते हैं रहट। दूसरा है ग्राम शब्द यूज किया गया है गांव के लिए। तीसरा है हल, हल भूमि नाप की एक इकाई है, उसके लिए यह शब्द यूज किया गया है। तीसरा आगे शब्द यूज किए गए हैं इसमें नायक, सामंत, ठक्कुर। इन सभी शब्दों को इस वीरपुर के दान पत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी का ताम्रपत्र है, जिसमें लिखा हुआ है आषाढ़ाती विक्रम संवत 1263 श्रावण शुक्ला। ये ताम्रपत्र गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव भोला भीम का है, जिसमें लिखा है सबसे पहले इस आहड़ पत्र में गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली लिखी हुई है। इस वंशावली की जानकारी हमें आहड़ ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि आहड़ ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है, तो वो राजा है गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव, जिनका दूसरा नाम है भोला भीम। इस आहड़ पत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है या इसमें लिखा हुआ है, इस ताम्रपत्र का सारांश क्या है कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर अभिनव सिद्धराज श्री भीमदेव ने अपने अधीन के मेदपाट मेवाड़ मंडल के आहाड़ में एक अरहट, उससे संबंधित भूमि, कड़वा के अधिकार वाला क्षेत्र तथा उसके निकट का मकान नोली गांव के कृष्णामित्र गोत्र के रायकवाल जाति के ब्राह्मण विहड़ के पुत्र रविदेव को दान दिया। ऐसा उल्लेख है आहड़ के ताम्रपत्र में। यानी आहड़ का ताम्रपत्र 1206 ईस्वी का है। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव का है ये ताम्रपत्र, जिसमें गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली वर्णित है। और इस ताम्रपत्र में भीमदेव द्वारा धारण की गई उपाधियों सहित उनके द्वारा दिए गए दान का वर्णन है। उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, अभिनव सिद्धराज, और दान क्या दिया? एक ब्राह्मण रविदेव को एक अरहट, उससे संबंधित भूमि, कड़वा के क्षेत्र वाला अधिकार वाला क्षेत्र तथा उसके निकट का एक मकान दान दिया। ऐसा वर्णन मिलता है आहड़ के ताम्रपत्र में। अगला है खेरादा ताम्रपत्र। 1437 ईस्वी का ताम्रपत्र है। ये महाराणा कुंभा के समय का ताम्रपत्र है। कौन सा? खेरादा ताम्रपत्र महाराणा कुंभा के समय का है। क्या लिखा है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें राणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित करने का उल्लेख मिलता है? खेरादा ताम्रपत्र।
एकलिंगजी में राणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित करने तथा खेत दान देने का उल्लेख मिलता है खेरादा ताम्रपत्र से। इसी ताम्रपत्र से उस समय की धार्मिक स्थिति तथा उस समय प्रचलित मुद्रा की भी जानकारी प्राप्त होती है। और उस समय कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? टका। इसमें और लिखा है कि शंभू को 400 टका के दान का उल्लेख भी मिलता है खेरादा के ताम्रपत्र से। तो खेरादा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र महाराणा कुंभा के समय का है, या यूं कह दिए कि महाराणा कुंभा से संबंधित ताम्रपत्र है, जिसमें राणा कुंभा द्वारा एकलिंगजी के निकट या एकलिंगजी में प्रायश्चित करने का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है पारसोली का ताम्रपत्र। 1473 ईस्वी का ताम्रपत्र है। यह महाराणा रायमल के समय का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र से हमें भूमि की किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है। और कौन कौन सी किस्में? पीवल, गोरमो, माल, मगरा आदि किस्मों का इस ताम्रपत्र में उल्लेख है। इस भूमि को उस समय प्रचलित सभी लागों से मुक्त कर दिया गया था। तो भूमि के किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है पारसोली के ताम्रपत्र 1473 ईस्वी से। अगला है चीकली का ताम्रपत्र, जो कि 1483 ईस्वी का ताम्रपत्र है। और इस ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस समय किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों की। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसके द्वारा हमें किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न लाग बागों का वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है? तो वो है चीकली का ताम्रपत्र, और जो है 1483 ईस्वी का। इस चीकली ताम्रपत्र से हमें पटेल, सुथार, ब्राह्मणों द्वारा खेती किए जाने का भी वर्णन मिलता है। अगला ताम्रपत्र है पुर का ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का है और महाराणा श्री विक्रमादित्य के समय का ताम्रपत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है आपको कि हाड़ी रानी, जिसका नाम था कर्मावती या कर्णावती, या जिन्हें कभी कभी कमेती भी कहा जाता था, हाड़ी रानी, कर्मावती, कर्णावती और कमेती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि दान की जानकारी मिलती है पुर का ताम्रपत्र से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिससे हमें हाड़ी रानी के जौहर की या जौहर के समय भूमि दान की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है पुर का ताम्रपत्र। महाराणा विक्रमादित्य के समय का ताम्रपत्र है ये। और कौन थे महाराणा विक्रमादित्य? राणा सांगा की महारानी थी हाड़ी रानी, और उन्हीं के दो पुत्र थे। उनमें से दूसरे नंबर का पुत्र था विक्रमादित्य। और जब विक्रमादित्य का शासन था तब वो नाबालिग थे। उस समय गुजरात के शासक ने आक्रमण कर दिया था। तब हाड़ी रानी ने अपनी सुरक्षा के लिए राखी भेजी थी। उस राखी के जवाब में थोड़ा लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए समय पर। तो वहां जौहर किया था। किसने जौहर किया? हाड़ी रानी कर्मावती ने। और राखी किसको भेजी थी? याद होगा आपको, कौन थे राखी भेजने वाले? जिनको राखी भेजी, तो वो भी पूछा गया है बहुत बार कि हाड़ी रानी ने राखी किनको भेजी।
वो थे हुमायूं। और जैसे ही हुमायूं को राखी मिली वो वहां से निकले चित्तौड़ के लिए, लेकिन चित्तौड़ पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। उससे पहले हाड़ी रानी ने जोहर कर लिया, और जब जोहर किया उस समय जो भूमिदान किया उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है पुर का ताम्रपत्र से, और ये था चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखे के ठीक समय का निर्धारण कौन से ताम्रपत्र से होता है, तो वो है पुर का ताम्रपत्र। पुर के ताम्रपत्र से जोहर की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। तो एक बार फिर से सुनिए। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय भूमिदान देने की जानकारी हमें प्राप्त होती है पुर का ताम्रपत्र से। हाड़ी रानी ने जो जोहर किया वो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा के नाम से प्रचलित है। इससे पहले प्रथम शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी का जोहर। इस पुर के ताम्रपत्र से जोहर की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। तो अगला है ढोल का ताम्रपत्र। 1574 ईस्वी का महाराणा प्रताप के समय का ताम्रपत्र है ढोल का ताम्रपत्र। एक गांव है ढोल, वहां से प्राप्त किया गया है इसे। क्या है इसमें वर्णन? ढोल नामक गांव में महाराणा प्रताप ने एक सैनिक चौकी का प्रबंध किया। और ये प्रबंध कब किया? हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व। ढोल नामक गांव में एक सैनिक चौकी लगाई, और इस सैनिक चौकी के प्रबंधक थे या बनाए गए थे प्रबंधक जोशी पूनो को। उस जोशी पूनो को महाराणा प्रताप द्वारा ढोल गांव में भूमिदान देने की जानकारी प्राप्त होती है इस ढोल के ताम्रपत्र से। एक बार फिर से सुन लीजिए। ढोल का ताम्रपत्र 1574 ईस्वी का ताम्रपत्र है, महाराणा प्रताप के समय का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व ढोल गांव में एक सैनिक चौकी का प्रबंध किया तथा उसके प्रबंधक बनाए जोशी पूनो को, और जोशी पूनो को ढोल गांव में भूमिदान की, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है ढोल के ताम्रपत्र से। अगला है गांव पीपली, मेवाड़ में स्थित है का ताम्रपत्र। 1576 ईस्वी का महाराणा प्रताप के समय का ताम्रपत्र है ये। क्या जानकारी प्राप्त होती है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा ने केंद्रीय मेवाड़ के क्षेत्र में प्रजा को पुनः बसाने का काम प्रारंभ कर दिया था। जिनको युद्ध के समय हानि उठानी पड़ी उनकी सामयिक सहायता की गई, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है पीपली के ताम्रपत्र से। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भाभा प्रधान का कार्य करना शुरू कर दिए थे तथा रामा भी राज्य के किसी कार्यभार को उठाए हुए था, ऐसी जानकारी मिलती है। अगला है बेड़वास गांव का दानपत्र, जो है 1643 ईस्वी का। यह है समर सिंह बांसवाड़ा के समय का ताम्रपत्र है। इसमें एक हल भूमि दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला बेड़वास का ताम्रपत्र। अभी पढ़ा आपने बेड़वास का दान पत्र, यह है बेड़वास का ताम्रपत्र 1559 ईस्वी का, यानी विक्रम संवत 1616 का। इंपॉर्टेंट है।
ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसके द्वारा हमें उदयपुर बसाने की सही तिथि का उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है? तो वो है बेडवास का ताम्रपत्र। इस बेडवास के ताम्रपत्र से उदयपुर बसाने के संवत 1616 की पुष्टि होती है, याद रखना। अगला है लावा गांव का ताम्रपत्र, 1558 ईस्वी का, विक्रम संवत 1615। क्या है इसमें कि महाराणा उदय सिंह ने ब्राह्मण भोला को एक आदेश दिया। उस आदेश में कहा गया कि आप भविष्य में कन्याओं के अवसर पर जो आप मापा कर लेते हो वो भविष्य में आप नहीं लोगे। यानी उस समय जब कन्या उत्पन्न होती थी, पैदा होती थी, तो ब्राह्मणों के द्वारा एक मापा कर लिया जाता था। उस कर को महाराणा उदय सिंह ने बंद करवा दिया और ब्राह्मण थे भोला, उनको आदेश दिया कि आप मापा कर नहीं लोगे। साथ ही कहा कि आपको कन्याओं का विवाह कराने का अधिकार पूर्ववत बना रहेगा। यानी आप कन्याओं का विवाह जैसे पहले के आदेश से करवाते आए हो, जिस रीति रिवाज से आप करवाते आए हो उसी से करवाते रहोगे, लेकिन आप मापा कर नहीं लोगे। इस लावा गांव के ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि ऐसी एक मान्यता चली आ रही थी कि महाराणा उदय सिंह अमर सिंह के जन्म की बाधा निमित्त एकलिंग जी के दर्शनार्थ जब इधर से लौट रहे थे, ऐसा माना गया है, एक मान्यता थी कि महाराणा उदय सिंह की कई सालों तक संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, तो उन्होंने एकलिंग जी से प्रार्थना की थी, तब जाके उन्हें एक पुत्र हुआ उदय सिंह। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उस बाधा दूर हुई उनके, तो उनके दर्शन के लिए वो जब ये एकलिंग जी के दर्शन के लिए गए और वापस जब उधर से लौट रहे थे, कौन से गांव से, लावा गांव से लौट रहे थे, तो आहड़ क्षेत्र का उन्होंने सर्वेक्षण कार्य करवाया तथा मोती नगरी के निकट उदयपुर नगर व राजप्रासाद बनाने की योजना बनाई थी। अगला है ठीकरा गांव का ताम्रपत्र, 1464 ईस्वी का है और इस ठीकरा गांव के ताम्रपत्र में गांव के लिए मोंजा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मोंजा का मतलब इस ताम्रपत्र में है गांव। अगला डिगरोल गांव का ताम्रपत्र 1648 ईस्वी का है, महाराणा जगत सिंह के समय का ताम्रपत्र है। यह डिगरोल गांव का ताम्रपत्र। डिगरोल गांव उस समय परगना अगरिया में पड़ता था और इस डिगरोल गांव के ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा जगत सिंह ने यह डिगरोल गांव गढ़वी मोहनदास को पुण्यार्थ दे दिया था, ऐसा उल्लेख है इस ताम्रपत्र में। अगली दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस डिगरोल गांव के ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि महाराणा जगत सिंह प्रतिवर्ष एक चांदी की तुला दान करते थे। पूछा जा सकता है कि महाराणा जगत सिंह द्वारा चांदी की तुला दान का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र में है? डिगरोल गांव का ताम्रपत्र। लेकिन विक्रम संवत 1704 ईस्वी से प्रतिवर्ष स्वर्ण तुला दान करने व भूमिदान करने की व्यवस्था की गई। पहले तक तो चांदी की तुला दान करते थे, लेकिन विक्रम संवत 1704 से स्वर्ण तुला व भूमिदान करने की व्यवस्था की गई। अगला है कीटखेड़ी प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1650 ईस्वी का। इसकी भाषा है स्थानीय। राजमाता चौहान द्वारा बनवाए गए गोवर्धन नाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा के समय भट्ट विश्वनाथ को
कीटखेड़ी गांव दान देने का उल्लेख है। कीटखेड़ी प्रतापगढ़ का एक गांव है। जो ताम्रपत्र मिला वहां से उसकी भाषा स्थानीय है, लेकिन उसके अंत में 2 श्लोक लिखे गए हैं और जिनमें इस भट्ट विश्वनाथ को दीक्षा गुरु कहा गया है। अगला, रंगीली ग्राम मेवाड़ का ताम्रपत्र। यह 1656 ईस्वी का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र महाराणा राज सिंह के समय का है। क्या जानकारी मिलती है इससे कि महाराणा राज सिंह ने गंधर्व मोहन को रंगीला नामक गांव दान दिया था तथा गांव में लगने वाली खड़, लाखड़ व टका की लागत को भी छोड़ दिया था। अगला है कड़ियावद का ताम्रपत्र, 1663 ईस्वी का है। यह कड़ियावद गांव पड़ता है प्रतापगढ़ में। यह कड़ियावद का ताम्रपत्र रावत हरि सिंह जी के समय का है और इस ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है कि रावत हरि सिंह जी ने बाटीराम को कड़ियावद में नेग वसूल करने की अनुज्ञा दी थी। इसी कड़ियावद के ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि नेग वसूलने का जो अधिकार है वो चारणों को सूरजमल के समय से ही था। नेग वसूलने का अधिकार चारण जाति को, जो महाराजा थे सूरजमल, उन्हीं के समय से उनको यह अधिकार प्राप्त था। और इस ताम्रपत्र से उल्लेख मिलता है कि रावत हरि सिंह जी ने बाटीराम को कड़ियावद में नेग वसूल कर देने की अनुज्ञा दी थी। अगला है पारणपुर दान पत्र, 1676 ईस्वी। यह भी महाराजा श्री रावत प्रताप सिंह के समय का है। इससे जानकारी मिलती है कि तत्कालीन पठित वर्ग व शासक वर्ग के नामों तथा उस समय की जो धार्मिक उद्यापन करने की जो परंपरा थी उसका बोध होता है। हमें जानकारी मिलती है पारणपुर दान पत्र से। इस पारणपुर दान पत्र में उस समय के टकी या टंकी, लाग, रखवाली करों का उल्लेख भी मिलता है। अगला पाटनिया गांव का दान पत्र, 1677 ईस्वी का दान पत्र है। इसमें महारावत प्रताप सिंह प्रतापगढ़ द्वारा मेहता जयदेव को पाटनिया गांव देने का उल्लेख मिलता है। इस दान पत्र से गुहिल से लेकर भर्तृहरि तक के गुहिल राजाओं के नाम भी लिखे हुए हैं, उल्लेखित हैं तथा उसके बाद में क्षेमकर्ण से लेकर हरि सिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का भी क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। एक बार फिर से सुन लिए कि पाटनिया गांव महाराणा या महारावत प्रताप सिंह के समय का है, जिसके अंदर गुहिल से लेकर भर्तृहरि तक के गुहिल राजाओं के नाम तथा क्षेमकर्ण से लेकर हरि सिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का क्रमबद्ध वर्णन दिया गया है। अगला है राज सिंह का ताम्रपत्र, 1678 ईस्वी। यह महाराणा राज सिंह के समय का ताम्रपत्र है। इसमें लिखा है कि रानी बड़ी पवार के राज समुद्र पर तुलादान के उपलक्ष्य में वेणा नागदा को 2 गांव में हल भूमि देने का उल्लेख मिलता है। और कितने हल भूमि? 3 हल भूमि देने का उल्लेख मिलता है राज सिंह के ताम्रपत्र में। अगला है कोघा खेड़ी मेवाड़ का ताम्रपत्र, जो है 1713 ईस्वी का। इससे जानकारी मिलती है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कोघा खेड़ी गांव दिनकर भट्ट को हिरण्यास्व दान में दिया था।
ये जो कोगाखेड़ी गांव है वो भरक परगने के अंतर्गत आता था और वहां पर खड़, लाखड़, गांव टका, केलू खूंट आदि प्रकार की लाग ली जाती थी। जब संग्राम सिंह द्वितीय ने कोगाखेड़ी गांव दिनकर भट्ट को दान दे दिया तो ये सभी प्रकार की लाग माफ कर दी थी। अगला बेगू का ताम्रपत्र 1715 ईस्वी का, ये महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है और इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा संग्राम सिंह ने प्रहलाद को बेगू से एक रहट व भूमि, पीवल, माल, बाग देने का उल्लेख है। यहाँ का दान राज्य का बना रहेगा ऐसा भी इसमें उल्लेख है। अगला सखेड़ी का ताम्रपत्र 1716 ईस्वी का ताम्रपत्र है यह और महारावत गोपाल सिंह के समय का ताम्रपत्र है सखेड़ी का ताम्रपत्र। इसमें कथ कावल नामक कर का उल्लेख लागत विगत के साथ दिया गया है। यानी सखेड़ी के ताम्रपत्र से हमें कथ कावल नामक कर की जानकारी प्राप्त होती है। अगला गांव गढ़बोड़ का ताम्रपत्र 1719 ईस्वी का ताम्रपत्र है। यह महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है और इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बाईजी राज तथा कुंवर जगत सिंह द्वारा 1900 रुपए की आय के गांव चार भुजा मंदिर में सदाव्रत के लिए पुण्यार्थ दे दिए थे। एक बार फिर से सुनिए, गांव गढ़बोड़ के ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि बाईजी राज व कुंवर जगत सिंह द्वारा 1900 रुपए तक की आय के जितने भी गांव थे वो चार भुजा मंदिर में सदाव्रत के लिए पुण्यार्थ दान दे दिए थे। इसी ताम्रपत्र से मंदिरों के लिए सदाव्रत का प्रबंध होने तथा डोलियों का बगैर हासिल होने के उल्लेख महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें मंदिरों के लिए सदाव्रत का प्रबंध होने की जानकारी मिलती है। तो वो है गांव गढ़बोड़ का ताम्रपत्र, महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है। अगला है बरखेड़ी का ताम्रपत्र 1739 ईस्वी का है। महारावत गोपाल सिंह के समय का ताम्रपत्र है यह। इसमें लिखा है कि महारावत गोपाल सिंह ने कान्हा को लाख पसाव में बरखेड़ी गांव और लखना की लागत देने का उल्लेख है। ये क्या है? लाख पसाव और लखना की लागत, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। लाख पसाव का मतलब होता है कि कविश्रों व विद्वानों को सम्मानपूर्वक दिया गया इनाम। कविश्रों व विद्वजनों को सम्मान पूर्वक दिया गया इनाम ही क्या कहलाता है? लाख पसाव। और लखना की लागत एक प्रतिष्ठा सूचक लागत लेने का विशेष अधिकार था। अगला है बांसवाड़ा के दो दान पत्र, एक 1747 ईस्वी का है और दूसरा 1750 ईस्वी का। महारावल पृथ्वी सिंह के समय के दान पत्र हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि महारावल पृथ्वी सिंह ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जानी वसीहा को एक रहट दान दिया था। इन्हीं दान पत्रों से हमें जानकारी मिलती है कि जब जय वंश पंवार की सेना ने बांसवाड़ा को घेर लिया था तो महारावल पृथ्वी सिंह सितारा गए और वहां राजा साहू से मिले तथा उनसे मिलकर प्रतिवर्ष नियमित रूप से खिराज देने का इकरार किया।
एक बार फिर से सुनिए कि जब जयवंश राय पवार ने बांसवाड़ा को घेर लिया तो वहां के महारावल पृथ्वी सिंह सितारा जाकर राजा साहू से मिलकर उनसे इकरार किया कि आपको प्रतिवर्ष नियमित रूप से खिराज दे दिया जाएगा। इस मामले की जांच की मेघश्याम बापूजी ने, और जब यह सही पाया गया तो मराठों ने अपना घेरा उठा लिया। अगला प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र 1817 ईस्वी का ताम्रपत्र है। ये महारावत सामंत सिंह के समय का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में लिखा है कि राज्य में ब्राह्मणों पर लगने वाले टंकी को हटाने का उल्लेख है। टंकी, पहले भी आया है एक शब्द टंकी। टंकी क्या है? टंकी एक प्रकार का कर था जो प्रति रुपया 1 आना के हिसाब से लगता था। तो ऐसी जानकारी मिलती है प्रतापगढ़ के ताम्रपत्र से। तो टंकी कर का उल्लेख है प्रतापगढ़ के ताम्रपत्र में। और क्या है टंकी? एक प्रकार का कर है जो ब्राह्मणों से वसूल किया जाता था प्रति रुपया 1 आना के हिसाब से। अगला है अम्बलेश्वर स्तंभलेख। यह ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का स्तंभलेख है। यह प्राप्त हुआ अम्बलेश्वर नामक गांव से, जो कि प्रतापगढ़ चित्तौड़ से 8 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। इस अम्बलेश्वर स्तंभलेख की जो भाषा है संस्कृत युक्त प्राकृत, और इनके किनारे पर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि अंकित है। इस अम्बलेश्वर स्तंभलेख का क्या आशय है, उस पे क्या लिखा है देखिए। उस पौन पुत्र भगवत नामक व्यक्ति के द्वारा शैल पूजा, एक बार फिर से सुनिए, उस पौन पुत्र भगवत नामक व्यक्ति के द्वारा शैल भुजा का निर्माण करवाया गया। एक शब्द आया है शैल भुजा, जो भागवत मतानुयायी, उत्तर दिशा का संरक्षक, कल्याणकारी तथा अपरा नगर निवासी था तथा जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। जिस प्रकार आपने एक बार पढ़ा था पीछे, घोसुंडी के लेख में एक शब्द आया था पूजा शिला, उसका प्रयोग विष्णु शिला के लिए किया गया था। वैष्णव धर्म भागवत धर्म से संबंधित था यह घोसुंडी का शिलालेख। उसी प्रकार इस अम्बलेश्वर स्तंभलेख में शब्द आया है शैल भुजा। इसका प्रयोग भी विष्णु शिला की प्रतिष्ठा का द्योतक संभावित है। ऐसा माना गया है कि जो शैल भुजा शब्द है वो विष्णु शिला की प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला है कोडम देसर का कीर्ति स्तंभ, 1459 ईस्वी विक्रम संवत 1516 का। इसके द्वारा जानकारी मिलती है कि जोधा जी ने अपनी माता द्वारा निर्मित तालाब की प्रतिष्ठा की तथा वहां पर एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। ये जानकारी मिलती है कोडम देसर के कीर्ति स्तंभ से कि जोधा जी ने एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया तथा उनकी माताजी द्वारा बनाए गए तालाब की उन्होंने प्रतिष्ठा की। अगला है कुल पुरोहित का दान पत्र, 1459 ईस्वी विक्रम संवत 1516। क्या जानकारी मिलती है इससे कि कुल पुरोहित की प्रतिष्ठा को सम्मान पूर्वक बनाए रखने तथा शुभ अवसर वाले नेगों का उल्लेख मिलता है कुल पुरोहित के दान पत्र से। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स करें ताकि अगला वीडियो आपको और भी अच्छा, अधिक सुधारात्मक मिले। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।
जय हिंद।